तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों? आवाज आ रही है बच्चे मेरी आप तक? यस सर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर? किसी को याद ही नहीं है? थ्योरीज कर रहे थे। बिल्कुल। तो हम थ्योरीज पढ़ रहे थे, वेरियस जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने बच्चे दो थ्योरीज उस दिन डिस्कस की थी। स्टार्च शुगर कन्वर्शन थ्योरी जो है, तो वो हमने डिस्कस कर ली थी उस दिन। तो आज हमने जो नेक्स्ट थ्योरी है, जो मेन हमने बात की थी कि काफी सारी थ्योरीज जो हैं ऐसे तो आई हैं, पर उसमें से एक ही मेन थ्योरी है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो आज हमने वो तीसरी थ्योरी डिस्कस करनी है। तो उस थ्योरी का नाम है जी आपके पास जो थर्ड थ्योरी है, दैट इज पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। तो पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी आज हमने डिस्कस करना है। तो जो पहली उस दिन दो थ्योरीज आई थी, जिन्होंने बोला था कि जी जो आपकी स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो गार्ड सेल है उसका ट्रिगर प्रेशर, उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो उसी वजह से जो वाटर है वो अंदर आ जाता है गार्ड सेल में, और स्टोमेटा जो है वो ओपन कर जाता है। तो आज हमने पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है बच्चे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है, सपोज दिस इज स्टोमेटल गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है, और ये आसपास वाले एपिडर्मल सेल हैं जिनको आप सब्सिडरी सेल का भी नाम देते हो। तो ये तो हमें क्लियर है कि अगर स्टोमेटा ओपन करना है तो ये जो गार्ड सेल है उसके अंदर ये जो वाटर, जहाँ पे जो सब्सिडरी सेल है, जहाँ कोई अदर एपिडर्मल सेल है, चाहे आप इसको सब्सिडरी सेल कह लो चाहे आप इसको एपिडर्मल सेल कह लो, तो वाटर को यहाँ से जहाँ भेजना होगा आपने, क्योंकि अगर एंड ऑस्मोसिस होगी, अगर एंड ऑस्मोसिस होगी तभी आपका जो स्टोमेटा है वो ओपन कर सकता है, और वो भी डे टाइम पे। तो जो पिछली दो थ्योरी हैं उन्होंने बताया था कि एंड ऑस्मोसिस क्यों होती है। हाँ जी, क्या बताया था उन्होंने? किसी पिछली थ्योरी ने हमें क्या डिस्कस किया था? सर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वाटर जो है वो वाटर का जो है यहाँ बाहर सब्सिडरी सेल में पोटेंशियल हाई होता है, तो उधर गार्ड सेल में कम होता है, तो वाटर जो है ट्रांसफर कर जाता है वहाँ पे डे टाइम में, जब वो पीएच जो है बिल्कुल। हाई हो जाता है तो तो मतलब हमने क्या किया था कि हमने बोला कि जहाँ पे जो स्टार्च होती है, क्योंकि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, ये जो गार्ड सेल है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई थी, और जहाँ पे जो स्टार्च थी वो शुगर में कन्वर्ट हो गई, और अगर जहाँ पे शुगर में कन्वर्ट हो गई तो इस जगह पे जो वाटर पोटेंशियल था वो नेगेटिव हो गया, और जहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल था, यानी कि ये जो सब्सिडरी सेल आप देख रहे हो वो पॉजिटिव था, इसलिए जो वाटर है वो जाता है। तो ये तो हमें क्लियर है, पर रीजन कुछ अलग है। जो पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी कहती है, इसने कुछ रीजन अलग दिया। देखो, स्टोमेटा तो ऐसे ही ओपन होना है, अगर आप वाटर को सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में भेजोगे, गार्ड सेल टर्जिड होगा, स्टोमेटा तो तभी ओपन होना है। पर जो उन्होंने रीजन दिया था कि जहां पे जो स्टार्च होती है जी, वो जब फोटोसिंथेसिस होती है, जो स्टार्च होती है वो शुगर में कन्वर्ट होती है, शुगर में कन्वर्ट होने के बाद जो है वाटर पोटेंशियल चेंज हो जाता है। लेकिन जो पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी है ये थोड़ा सा अलग तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करती है। पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो गार्ड सेल है बच्चे, अगर मैं थोड़े से बड़े कर लूं इन सेल्स को, थोड़ा सा हम बड़ा बना लें स्ट्रक्चर, तो सपोज ये स्टोमेटा है हमारे पास,
गार्ड सेल है। तो अब जहां पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, जहां पे क्या होता है, इस जगह पे एक कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पेप, जिसको पेप कहते हैं, फॉस्फोइनोल। तो गार्ड सेल के अंदर एक कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, हालांकि जो स्टार्च से ही बनता है, स्टार्च से ही निकलता है, यानी कि, और इस पेप को कन्वर्ट किया जाता है एक, ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, इसको कन्वर्ट किया जाता है 4 कार्बन के कंपाउंड में दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलो एस्टिक एसिड, OAA, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट। तो क्योंकि हम बोलते हैं कि दिन में ही स्टोमेटा ओपन क्यों होता है, क्योंकि इसको ब्लू लाइट चाहिए होती है। तो ब्लू लाइट की प्रेजेंस में ये जो पेप है, पेप जो है ब्लू लाइट की प्रेजेंस में OAA में कन्वर्ट हो जाता है, एक एंजाइम होता है जिसको लाइट चाहिए होती है एक्टिवेट होने के लिए। ये जो OAA है ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। OAA और मैलिक एसिड एक दूसरे की ही आइसोफॉर्म है, यानी कि जो OAA है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड में। तो साफ मतलब है, जिसको आप मैलेट भी लिखते हो, चाहे आप इसको मैलिक एसिड लिख लो चाहे मैलेट लिख लो, एक ही बात। तो ये जो गार्ड सेल आप देख रहे हो, जहां पे मैलिक एसिड बढ़ जाता है डे टाइम पे, यहाँ पे क्या बढ़ जाता है, डे टाइम पे मैलिक एसिड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। उससे क्या होगा, अब ये जो मैलेट है वो डिसोसिएट हो जाता है, ये जो आप मैलेट देख रहे हो जहाँ पे, वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब ये डिसोसिएट होगा मैलिक एसिड और मिलेट, तो ये रिलीज करेगा H पॉजिटिव आयन, यानी कि प्रोटॉन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएंगे गार्ड सेल के अंदर, प्रोटॉन जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और इस काम के लिए, डिसोसिएट होने के लिए, इसको थोड़ा सा जहाँ पे लो पीएच की भी जरूरत होती है। तो लो पीएच की प्रेजेंस के अंदर देखो, दिन में मैं बात कर रहा हूँ डे टाइम, हाँ जी, डे टाइम पीएच लो होती है या पीएच हाई होती है, में लो होती है। हाँ जी लो होती है पीएच, क्यों लो होती है बच्चों, डे टाइम पे पीएच क्यों लो हो जाती है। डे टाइम में हाई बताई थी आपने, कार्बन डाइऑक्साइड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होगा, लो होगी कंसंट्रेशन तो पीएच हाई हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो डे टाइम पे हम बात करते हैं, तो डे टाइम पे क्या होता है जी, जो पीएच है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो हाई पीएच होने की वजह से, जो है हाई पीएच होने की वजह से, तो जहां पे जो मैलेट आपने बनाया है, जो मैलिक एसिड बनाया है, तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, उसमें मैलेट के आयन बन जाते हैं और साथ में एक प्रोटॉन जो है वो रिलीज होने शुरू, सॉरी जब मैंने लो लिख दिया, हाई पीएच आएगा। तो हाई पीएच होने की वजह से क्या होगा, तो मैलेट H पॉजिटिव आयन बनने शुरू हो जाएंगे। एक बार प्रोटॉन आयन बनने शुरू हो गए किसी भी गार्ड सेल के अंदर, तो जहां पे बच्चे एक पंप होता है, इस जगह पे एक पंप होता है, यानी कि ये जो गार्ड सेल आप देख रहे हो इसके ऊपर एक पंप होता है, दैट पंप इज कॉल्ड H पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप, H पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप। यहाँ आप इसको आयन एक्सचेंज के नाम से भी जानते हो, आयन एक्सचेंजर। तो ये एक पंप है, तो जहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने वाला है, तो इस पंप का क्या काम है, जितने भी जहां पे प्रोटॉन बनेंगे, जैसे जैसे मैलेट ब्रेक होगा, मैलेट डिसोसिएट होगा, तो जो प्रोटॉन बनेंगे वो बाहर आएंगे, जो प्रोटॉन बनेंगे वो गार्ड सेल से, यानी कि इस पंप का क्या काम है, जितने भी अंदर प्रोटॉन बनते हैं उनको बाहर भेज देता है। और क्योंकि ये एक H पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप है,
जितने भी प्रोटॉन बाहर होंगे वो अंदर चले जाएंगे, सॉरी पोटाशियम बाहर होंगे वो अंदर चले जाएंगे। तो मतलब जैसे ही दिन के टाइम पे पीएच हाई होने की वजह से ब्लू लाइट की प्रेजेंस में जो पेप है वो ओएए में कन्वर्ट होगा, फिर मैलिक एसिड बनेगा, फिर जो मैलिक एसिड है वो डिसोसिएट होगा हाई पीएच के ऊपर। तो डिसोसिएट होने की वजह से क्या होगा, प्रोटॉन पैदा हो जाएंगे। तो ये जो पंप है ये भी ब्लू लाइट की वजह से एक्टिव हो जाता है। तो ये जो आप पंप देख रहे हो इसको एक्टिव होने के लिए ब्लू लाइट चाहिए होती है। तो जैसी ब्लू लाइट मिलेगी एच पॉजिटिव के पॉजिटिव पंप ऑन हो जाएगा, प्रोटॉन जो है वो गार्ड सेल से बाहर जाएंगे, जो पोटाशियम आयन है वो गार्ड सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जितने भी प्रोटॉन पोटाशियम आयन होंगे वो अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत पीएच को मेंटेन करने के लिए जो क्लोरीन आयन होते हैं वो भी अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। तो जहां पे क्लोरीन चैनल होता है वो भी ओपन हो जाता है। तो जैसे ही प्रोटॉन बाहर आता है तो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए के पॉजिटिव अंदर जाता है, और पीएच को बैलेंस करने के लिए जो सीएल नेगेटिव आयंस हैं वो अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब के पॉजिटिव भी अंदर चला गया, सीएल भी अंदर चला गया, तो अंदर क्या बन गया, साल्ट नहीं बनना शुरू हो गया, KCl साल्ट इकट्ठा होना शुरू हो गया गार्ड सेल के अंदर। और साल्ट क्या किसका काम कर रहा है यहाँ पे, सल्यूट का। तो गार्ड सेल के अंदर जो वाटर होगा, जहां पे जो वाटर है, अगर उस वाटर में आप KCl एंटर करते रहोगे, साल्ट एंटर करता रहेगा, तो जहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा जी, लो नेगेटिव। नेगेटिव में। और जहां पे वाटर पोटेंशियल क्या है, जो बाहर सब्सिडरी सेल है वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है। तो अपने आप ही क्या होगा, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो गार्ड सेल के अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब एंड ऑस्मोसिस हो जाएगी। एंड ऑस्मोसिस हो गई तो आपका जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटा जो है वो ओपन कर जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि दिन में क्या होता है, दिन में ब्लू लाइट की प्रेजेंस में दो तीन काम हो जाते हैं। एक तो प्रोटॉन और के पॉजिटिव जो पंप है वो एक्टिव हो जाता है, और इस काम में जब प्रोटॉन बाहर आएंगे के पॉजिटिव अंदर जाएगा तो इस काम में एटीपी लगेगी। तो इसलिए जो स्टोमेटल ओपनिंग है उस पर पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि ये पंप है, ये क्या है, पंप। तो जहां पे कोई पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, जहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एटीपी जो है वो यूज हो रहा है। तो स्टोमेटल ओपनिंग में एटीपी कंज्यूम होते हैं, ब्लू लाइट लगती है। तो स्टोमेटा जो है वो ब्लू लाइट के द्वारा भी ओपन होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एमएसटी में आ सकते हैं आपको, कौन सी लाइट स्टोमेटा ओपन करती है। दो लाइट है बच्चे, आपने पढ़ा होगा विजिबल, जो विजिबल लाइट है जो स्पेक्ट्रम है, इसमें आप बिब ग्योर पढ़ते हो, 7 कलर बिब ग्योर पढ़ते हो। इस बिब ग्योर में एक तो ब्लू लाइट एक रेड लाइट, तो स्टोमेटा दो लाइट ओपन करती है। तो स्टोमेटा या तो ब्लू लाइट में ओपन होते हैं या रेड लाइट में ओपन होते हैं। रेड लाइट में स्टोमेटा क्यों ओपन होता है वो हम बाद में बात करते हैं। ब्लू लाइट में स्टोमेटा क्यों ओपन हो जाते हैं ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जो ब्लू लाइट है एक तो उसी की वजह से जहां पे जितनी भी स्टार्च होती है वो पेप में कन्वर्ट हो जाती है, फास्फोइनोल पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट है। फिर जहां पे एक एंजाइम काम करता है पेप कार्बोक्सिलेज, जिसको पीसी लिखते हैं, तो पेप कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम आता है, पीसी पेप कार्बोक्सिलेज। वो क्या करता है जी, वो सारे के सारे पेप को ओए में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलेशन कर देता है पेप की। जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट है 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 4 कार्बन का प्रोडक्ट है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मैलिक एसिड है वो मैलेट में, ये जो मैलिक एसिड आप देख रहे हो वो मैलेट में और एच पॉजिटिव आयन में ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो आप मैलिक एसिड देख रहे थे वो दो चीजों में ब्रेक हो जाएगा, मैलेट आयन के अंदर मैलेट के आयन बन जाएंगे और साथ में एच पॉजिटिव आयन बनने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही प्रोटॉन का नंबर अंदर बढ़ना शुरू हो गया, जहां पे प्रोटॉन बढ़ने शुरू हो गई, तो ब्लू लाइट क्या करेगी, इस एच पॉजिटिव के पॉजिटिव पंप को एक्टिव कर देगी। पंप अगर एक्टिव हो गया तो प्रोटॉन सारे बाहर जाने शुरू हो जाएंगे, पोटाशियम आयन अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही देखो, ये तो बैलेंस कर रहा है मेम्ब्रेन पोलराइजेशन की वजह से। बैलेंस करने के लिए अगर एक पॉजिटिव बाहर गया तो दूसरा पॉजिटिव अंदर आएगा। तो ये तो बैलेंस हो गया, जहाँ पे आयन का तो बैलेंस हो गया, पर पीएच को बैलेंस करने के लिए जो सीएल नेगेटिव आयन है, ठीक है जी, वो भी अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन भी अंदर जाएगा, और जब के पॉजिटिव अंदर जाएगा, सीएल नेगेटिव अंदर जाएगा,
तो वाटर भी अंदर ही जाएगा। ये 3 बंदे हैं, जिस तरफ के पॉजिटिव मूव करता है उसी तरफ सीएल भी मूव करता है और उसी तरफ वाटर भी मूव करेगा। तो पहले के जाएगा, फिर सीएल जाएगा, फिर वाटर। तो ये 3 इडियट्स आप मान लो कि तीनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो केसीएल जब अंदर जाएगा, जहां पे साल्ट इकट्ठा हो गया, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, जो पोटेंशियल था, वो चेंज हो गया, सल्यूट बढ़ गया अंदर। अगर सल्यूट बढ़ गया तो वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो गया। तो अगर गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो जो सब्सिडरी सेल है वहां पे भी वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये तो आपने पढ़ा ही है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जहां पे एंड ऑस्मोसिस होने की वजह से जो आपका गार्ड सेल है वो टर्जिड हो जाएगा और जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है जी? तो ये होता है दिन में। तो ये बेस्ट थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है, यानी कि पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि स्टोमेटा दिन में क्यों ओपन हो जाते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा, जो हमने पिछली 2 थ्योरीज पढ़ी कि फोटोसिंथेसिस थ्योरी, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की वजह से जो गार्ड सेल हैं बच्चों, वहां पे दिन में फोटोसिंथेसिस चलती है ना, दिन में आपको पता है दिन में प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि दिन में फोटोसिंथेसिस होती है जी, और अगर दिन में फोटोसिंथेसिस होगी गार्ड सेल के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगी, स्टार्च बनेगी, और वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगी। सारी जो सेम थ्योरी जो हमने पीछे पढ़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्च बनेगी, अगर फोटोसिंथेसिस होगी वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगी। तो स्टार्च शुगर कन्वर्शन थ्योरी हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट, तो ये जो स्टार्च शुगर कन्वर्शन थ्योरी है, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक थ्योरी है, वो मानती है कि रेड लाइट स्टोमेटा ओपन कर देती है। अभी तो हमने जो डिस्कस किया वो तो ब्लू लाइट के बारे में डिस्कस किया ना, कि ब्लू लाइट स्टोमेटा ओपन करती है। ब्लू लाइट स्टोमेटा कैसे ओपन कर रही है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू थोड़ी कर रही है। ब्लू लाइट तो ये जो पंप आप देख रहे हो, एच पॉजिटिव के पॉजिटिव पंप, इसको एक्टिव करके स्टोमेटा को ओपन कर रही है, या फिर पेप को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो रहा है। तो जहां पे कोई भी फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आयन का एक्सचेंज है। आयन के एक्सचेंज होने की वजह से वाटर जो है अंदर जाता है। और जो पिछली थ्योरी हमने पढ़ी स्टार्च शुगर कन्वर्शन थ्योरी, उसका साफ साफ मतलब था कि जो फोटोसिंथेसिस है गार्ड सेल के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस होगी, स्टार्च बनेगी, फिर वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, वो हम थ्योरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फोटोसिंथेटिक थ्योरी है वो रेड लाइट पे डिपेंड करती है। क्योंकि रेड लाइट में देखो, फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट में होती है। विजिबल लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होती है। हालांकि ब्लू लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, रेड लाइट में। तो इसलिए हम मानते हैं स्टोमेटा 2 लाइट में ओपन होता है, जहां तो ब्लू लाइट में ओपन होगा स्टोमेटा, जहां रेड लाइट में ओपन होगा। ब्लू लाइट में क्यों ओपन होगा स्टोमेटा, ब्लू लाइट में क्यों ओपन होता है, क्योंकि आइंस का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि के पॉजिटिव एच पॉजिटिव का एक्सचेंज हो जाता है, इसी वजह से ओपन हो जाता है। और रेड लाइट में क्यों ओपन हो जाता है, क्योंकि रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो जितनी ज्यादा रेड लाइट दोगे प्लांट को, उतनी ज्यादा गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होगी। जितनी ज्यादा गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होगी उतनी स्टार्च बनेगी, जितनी स्टार्च बनेगी उतनी शुगर में कन्वर्ट होगी, और जितनी शुगर ज्यादा बनेगी गार्ड सेल के अंदर तो उतना वाटर अंदर जाएगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, स्टोमेटल ओपनिंग कैसे होती है, इस पे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। स्टोमेटल रेगुलेशन कैसे होती है, तो दिस इज अबाउट स्टोमेटल ओपनिंग। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे स्टोमेटल क्लोजिंग की। ये तो मैंने स्टोमेटा ओपन किया है कि आयन का एक्सचेंज हो गया जी, स्टोमेटा ओपन हो गया। अब स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा, अब स्टोमेटा जब रात हो गई तो स्टोमेटा बंद कैसे होता है। एट नाइट, अब रात के समय ऐसा क्या होता है कि स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है जी। अब आपको पता ही है जी, रात को क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, नो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस रुक गई रात के समय। और इसी वजह से क्या हो गया, जो CO2 का लेवल था वो क्या हो गया जी, रात को हाई हो गया या लो, हाई हो
CO2 लेवल हाई हो गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिन में तो ये CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही थी, अब रात में तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो सारी की सारी CO2 फ्री हो गई। और अगर CO2 का लेवल हाई हो गया तो pH क्या होगी? लो। pH होगी यहाँ पे लो। तो लो pH होने की वजह से यहाँ पे एक इनहिबिटर हार्मोन होता है, आगे हम पढ़ेंगे पूरा हार्मोन चैप्टर पूरा इसी के अंदर क्रॉप फिजियो में ही। एक हार्मोन है बच्चे ABA, जिसका फुल नेम है अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड, तो ये एक तरह से अब्सिसिक एसिड क्या है, एक नेगेटिव रोल प्ले करने वाला हार्मोन है, जो कि प्लांट की ग्रोथ में रोल नहीं प्ले करता, सब कुछ उल्टा करता है। तो जैसे स्टोमेटा बंद कर दिए, ग्रोथ को रोक दिया, ठीक है, अब्सिशन करवा के प्लांट्स के लीफ को सेनेसेंस में ले जाता है, लीफ को गिरा देता है, फ्रूट को गिरा देता है। तो अब्सिसिक एसिड नाम का जो हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है। और जब अब्सिसिक एसिड गार्ड सेल में बढ़ जाएगा, अब क्या होगा? अब देखो स्टोमेटा बंद कैसे हो सकता है? जिस तरीके से स्टोमेटा ओपन किया था उसी तरीके से स्टोमेटा उसका उल्टा कर देंगे अगर हम, तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो अब अब्सिसिक एसिड क्या करता है, जहां पे जो ABA इकट्ठा होना शुरू हो गया, गार्ड सेल के अंदर जो ABA का लेवल हाई हो गया, जो कि एक हार्मोन है अब्सिसिक एसिड, अगर उसका लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, और ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल ओपन कर देता है। तो जहां पे एक चैनल होता है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल, Ca2 पॉजिटिव चैनल। तो अब्सिसिक एसिड क्या करता है, इस चैनल को एक्टिवेट कर देता है, ओपन कर देता है, जिसकी वजह से जहां पे जो कैल्शियम होगा, ऑब्वियस सी बात है वो कैल्शियम अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो सब्सिडरी सेल से जो कैल्शियम आयन है वो गार्ड सेल के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा काम क्या करता है, जहां पे वो जो प्रोटॉन पंप लगा हुआ था, जो H पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप लगा हुआ था, जो कि प्रोटॉन को बाहर फेंक रहा था और K पॉजिटिव को अंदर फेंक रहा था, उसको ये बंद कर देता है। तो ABA क्या करता है, इस पंप को बंद कर दिया उसने। दो काम किए ABA ने। जैसे ही रात के समय ABA एक्टिवेट हो गया, अब्सिसिक एसिड नाम का हार्मोन एक्टिवेट हो गया, तो उसने क्या किया, वो जो पंप था जो जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हुआ था, यही वो पंप था ना जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हुआ है। तो अगर आपने स्टोमेटा क्लोज करना तो मेन काम क्या करना पड़ेगा आपको, उस पंप को बंद करना होगा। तो H पॉजिटिव बाहर जा रहे थे, K पॉजिटिव अंदर आ रहे थे, तो ABA ने रात के समय क्या कर दिया, इस पंप को ही ब्लॉक कर दिया। तो ये जो मैंने सिंबल डाला इसका मतलब होता है बंद करना, जहां पे जो मैंने एरो डाला है उसका मतलब एक्टिव करना। तो ABA दो काम कर रहा है, इस पंप को तो बंद कर रहा है, पर ये जो आप कैल्शियम चैनल देख रहे हो, उस कैल्शियम चैनल को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। तो जब ये पंप बंद हो जाता ना, फिर भी जहां पे जो K पॉजिटिव आयन होते हैं, जो पहले से K पॉजिटिव आयन थे, अब वो लीक होने शुरू हो जाते हैं। तो K पॉजिटिव बाहर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव अंदर आएगा, देखो कैल्शियम अंदर आना शुरू हो गया तो अंदर पॉजिटिव ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो K पॉजिटिव है वो लीक होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये पंप बंद हो चुका है, पर वो सिंपल चैनल के थ्रू लीक होना शुरू हो जाता है, तो पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है। और अगर पोटाशियम बाहर जाएगा तो जहां पे जितना भी क्लोरीन होगा वो भी बाहर जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर K पॉजिटिव अंदर जा रहा है तो क्लोरीन अंदर जाएगा, अगर K पॉजिटिव बाहर जा रहा है तो क्लोरीन बाहर आएगा। तो अब KCl तो बाहर आ गया, तो जितना भी वाटर था अब अंदर क्या हो गया, अब KCl जहां पे आ गया तो जहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो गया जी, जहां पे वाटर नेगेटिव। पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। और जहां पे वाटर पोटेंशियल क्या है, गार्ड सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, तो वाटर भी अपने आप ही यहाँ से जो वाटर है वो भी बाहर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर वाटर ही बाहर चला गया गार्ड सेल से, तो क्या हो जाएगा, जो गार्ड सेल है वो फ्लैसिड हो जाएंगे, जो पहले टर्जिड हुआ था गार्ड सेल। तो जो गार्ड सेल आप देख रहे हो, क्योंकि उससे अगर बाहर चला गया, अगर एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, तो एक्स ऑस्मोसिस की वजह से जो गार्ड सेल है वो फ्लैसिड हो जाएंगे, वो मुरझा जाएंगे। और अगर गार्ड सेल फ्लैसिड हो गया तो स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाएगा। तो लॉस ऑफ वाटर की वजह से अगर आप गार्ड सेल के अंदर से जो पानी है वो निकाल दो, तो निकालने का तरीका क्या है,
जैसे पानी एंटर हो रहा था वो सारे काम रोक दो। तो रात के समय क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, उसी वजह से CO2 का लेवल हाई हो जाता है। CO2 का लेवल हाई होने की वजह से pH कम हो जाती है, क्योंकि CO2 का pH के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो pH अगर कम हो गई तो लो pH में जो ABA नाम का हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है। तो हार्मोन अगर एक्टिव हो गया तो उसने दो काम कर दिए उस हार्मोन ने। ठीक है अभिषेक बच्चे, कोई बात नहीं। तो अगर आपका ABA नाम का हार्मोन एक्टिव हो गया तो ABA ने क्या कर दिया, कैल्शियम को अंदर लाना शुरू कर दिया, और वो जो H पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप था उसको ब्लॉक कर दिया। तो कैल्शियम अंदर आ रहा है, जो ऑलरेडी अंदर पोटाशियम था, दिन के समय बहुत सारा पोटाशियम इकट्ठा हो गया अंदर, वो सारा पोटाशियम लीक होना शुरू हो जाता है, बाहर जाना शुरू हो जाता है। पोटाशियम अगर बाहर जाएगा तो क्लोरीन भी बाहर जाएगा। और KCl के पीछे पीछे क्या होता है, मैंने आपको बताया था 3 बंदे हैं जी। अगर K पॉजिटिव अंदर जाएगा, Cl अंदर जाएगा, तो वाटर भी अंदर जाएगा। अगर K पॉजिटिव बाहर आएगा, Cl बाहर आएगा, तो वाटर भी बाहर आएगा। तो इसी वजह से जो स्टोमेटा है वो ओपन एंड क्लोज होता रहता है बच्चे। ठीक है जी, तो दिन में ओपन हो जाता है ड्यू टू दिस पंप, और रात में क्लोज हो जाता है ड्यू टू अब्सिसिक एसिड। तो अब आपके सामने है कि जो ब्लू लाइट स्टोमेटा ओपन करती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ABA आप देख रहे हो अब्सिसिक एसिड, ये स्टोमेटा को बंद कर रहा है। क्या ये फोटोसिंथेसिस को बंद करके स्टोमेटा बंद कर रहा है, या फिर जी किसी पंप को बंद करके स्टोमेटा बंद कर रहा है? हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमेटा है वो 2 लाइट की वजह से ओपन होता है, एक ब्लू लाइट की वजह से, एक रेड लाइट की वजह से। तो आप मुझे आंसर करो कि जो ABA है, जो अब्सिसिक एसिड है, वो कौन से स्टोमेटा को बंद करेगा? स्टोमेटा ओपन बाय ब्लू लाइट और स्टोमेटा ओपन बाय रेड लाइट, ब्लू लाइट? लाइट वाला सर, ब्लू ब्लू लाइट वाला। लाइट, बिल्कुल, क्योंकि ब्लू लाइट ने किया था इस पंप को एक्टिव। तो स्टोमेटा जो है, यानी कि जो ABA है, वो सिर्फ, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई लीफ है मेरे पास, इस लीफ पे एक जे स्टोमेटा है, एक जे स्टोमेटा है फॉर एग्जांपल, इस टोमेटा को रेड लाइट ने ओपन किया और इस टोमेटा को ब्लू लाइट ने ओपन किया। तो जो अगर मैं इस लीफ को ABA दे दूं तो ये ABA क्या करेगा, इस टोमेटा को बंद करेगा, इस टोमेटा को बंद नहीं कर सकता ABA, क्योंकि जो रेड लाइट के द्वारा स्टोमेटा ओपन हुआ है, जो रेड लाइट के द्वारा स्टोमेटा ओपन हुआ है, वो किसी पंप की वजह से ओपन नहीं हुआ, वो तो शुगर इकट्ठा होने की वजह से ओपन हुआ है। तो ABA क्लोजेस ओनली दो स्टोमेटा विच आर ओपनड बाय ब्लू लाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ABA कौन से स्टोमेटा को बंद करता है, और इस MST में भी आएगा आपको कि जो ABA है, जो अब्सिसिक एसिड है, वो कौन से स्टोमेटा को बंद करता है? स्टोमेटा ओपन बाय ब्लू लाइट और स्टोमेटा ओपन बाय रेड लाइट। तो जो स्टोमेटा ब्लू लाइट द्वारा ओपन होता है, तो ABA सिर्फ उसी स्टोमेटा को बंद कर सकता है, क्योंकि ब्लू लाइट ही थी जिसने इस पंप को एक्टिव किया था, और ABA उसी पंप को बंद करता है। इसका मतलब ABA और ब्लू लाइट जहां पे एक दूसरे के एंटी रोल प्ले करते हैं, और जो स्टोमेटा रेड लाइट ने ओपन किया, ABA उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो रेड लाइट द्वारा ओपन हुआ है स्टोमेटा, वो तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ओपन हुआ है। वो तो अगर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी तो अपने आप ही स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो ABA क्लोज only those stomata which are opened by blue light, not by red light। ठीक है जी, तो ये बच्चे आपका जो टॉपिक था इम्पोर्टेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ब्लू लाइट में कैसे ओपन होता है एंड रेड लाइट में कैसे ओपन होता है। तो ट्रांसपिरेशन में आप बच्चे, एक लास्ट टॉपिक बचा है, फिर आपका ये जो ट्रांसपिरेशन का टॉपिक है वो ओवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है ट्रांसपिरेशन के अंदर कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, हाँ जी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेंगे, यानी कि कब ट्रांसपिरेशन हाई हो जाएगी, कब ट्रांसपिरेशन लो हो जाएगी। तो काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर ट्रांसपिरेशन डिपेंड करती है बच्चे। तो पहला फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। बिल्कुल जी, एटमोस्फियर में ह्यूमिडिटी कितनी है। हाँ जी, ट्रांसपिरेशन ज्यादा कब होगी और कम कब होगी, लो कब होगी? अगर एटमोस्फियर ह्यूमिड है, अगर ह्यूमिड कंडीशन है तो ट्रांसपिरेशन क्या होगी?
लो होगी या हाई? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल, तो आप सिंपल सा लिख लो ट्रांसपीरेशन जो है, एक वर्ड लिख लो, बिल्कुल ठीक बोला बच्चे ने कि ट्रांसपीरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। तो पहला फैक्टर है, ऑब्वियस ही बात है बच्चे, अगर हवा में नमी ज्यादा है तो वाटर कभी भी इवेपोरेट नहीं हो सकता, और अगर हवा ड्राई है, सूखी है, तो ऑब्वियस ही बात है जो ट्रांसपीरेशन है वो ज्यादा होगी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन कम होगी, ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगी। तो इनकी जो रिलेशन है वो एक दूसरे से इनवर्स है। तो पहला फैक्टर है ह्यूमिडिटी। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। हाँ जी, क्या अफेक्ट करेगी टेम्परेचर, कैसे इफेक्ट करेगा? तो जो ट्रांसपीरेशन है बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है, गर्मी ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगी, गर्मी कम है तो ट्रांसपीरेशन कम होगी। ठंड में आप देखते ही हो ट्रांसपीरेशन कम हो जाती है, गर्मियों में ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो जाती है। तीसरा लाइट। हाँ जी, लाइट कैसे इफेक्ट करती है ट्रांसपीरेशन को, ये तो हम ऑलरेडी अभी बता चुके हैं। क्योंकि डे टाइम पे जब लाइट होती है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन, और अगर स्टोमेटा ओपन हो गया तो ट्रांसपीरेशन तो अपने आप ही शुरू हो जाएगी। और एट नाइट जब लाइट नहीं होती तो क्या हो जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है, और अगर स्टोमेटा बंद हो गया तो ट्रांसपीरेशन भी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब लाइट के साथ भी जो ट्रांसपीरेशन है उसका क्या रोल है जी, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? हालांकि इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, इस तरीके से इनडायरेक्टली नहीं, प्रोपोर्शनल वाइज नहीं मैं बात कर रहा, थोड़ा सा इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, क्योंकि स्टोमेटा बंद कर देती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है लाइट, या कम कर देती है, उसी वजह से जो ट्रांसपीरेशन है उसको अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जी विंड वेलोसिटी। विंड की जो वेलोसिटी है उसके ऊपर भी जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है बच्चे वो डिपेंड करती है। अगर हवा ज्यादा नहीं चल रही, खड़ी है, विंड की जो मूवमेंट है, वेलोसिटी कम है, तो ट्रांसपीरेशन भी कम होगी। तो मतलब जहां पे भी एक तरह से आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपीरेशन के। अगर स्पीड ज्यादा है हवा की, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक चल रही है हवा, क्योंकि जो ह्यूमिड एयर है वो रिमूव होती रहती है, फ्रेश एयर आती रहती है लीफ के पास, और फ्रेश एयर में ड्राई होती है तो जो आपकी रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन वो बढ़ जाती है। और अगर हवा ज्यादा नहीं मूव कर रही, स्लो है वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी स्लो होने की वजह से जो आसपास की एयर होगी लीफ के, वो ऑलरेडी ह्यूमिड हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसपीरेशन हो चुकी है पहले, तो इसलिए जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है वो कम हो जाती है। तो मतलब जितनी हवा कम स्लो चलती है उतनी ट्रांसपीरेशन स्लो चलती है। अगर हवा थोड़ी सी ज्यादा तेज चलेगी, वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो ट्रांसपीरेशन भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपने वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई कर दी, अगर जैसे हम देखते हैं तूफान आ जाता है, जहाँ ज्यादा आ जाता है, आपकी हवा जो है वो ज्यादा फास्ट चलती है, तो आप देखोगे ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी ना एक लिमिट से, तो ट्रांसपीरेशन कम हो जाती है, क्योंकि स्टोमेटा बंद कर देती है। ठीक है जी। इसके अलावा सॉयल वाटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी सॉयल में वाटर ही डेफिशिएंट है, अगर वाटर कम है सॉयल में तो ट्रांसपीरेशन कम होगी, और अगर वाटर ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन भी ज्यादा होगी। तो मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपीरेशन के। अगर सॉइल में वाटर कम है तो ट्रांसपीरेशन कम होगी, और अगर सॉइल में वाटर ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगी। तो ये तो है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब कुछ हम इंटरनल फैक्टर की बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट की जो अनॉटमी है या उसके जो इंटरनल फैक्टर है, उसकी लीफ कैसा है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें तो लीफ होती नहीं है, लीफ की जगह पे क्या हो जाते हैं, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। तो वहां पे तो ट्रांसपीरेशन हम देखते हैं, फिर किस पे डिपेंड कर रही है, इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक्सटर्नल फैक्टर पे तो डिपेंड ही नहीं करती। बाहर जितना मर्जी ठंड हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, उस पर थोड़ा कम डिपेंड करती है, इंटरनल फैक्टर पे ज्यादा करती है। जैसे पहला फैक्टर है लीफ एरिया। लीफ एरिया, अगर लीफ का एरिया छोटा है, जैसे हम बात कर रहे थे, एक तरफ कोई प्लांट है जिसके पास बड़े बड़े लीफ हैं, लार्जर लीफ हैं, और एक तरफ कोई डेजर्ट प्लांट है जिसकी जगह लीफ की जगह स्पाइन है, तो ट्रांसमिशन किस में ज्यादा होगी जी, क्योंकि लीफ एरिया ज्यादा है। अगर लीफ एरिया ज्यादा है तो ट्रांसमिशन ज्यादा होगी, और अगर लीफ एरिया कम है तो ट्रांसमिशन कम होगी। यानी कि लीफ एरिया से जो रिलेशन है ट्रांसमिशन का वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है बच्चों?
डायरेक्ट। तो डायरेक्ट रिलेशन है, जितना लीफ एरिया ज्यादा होगा उतनी ट्रांसमिशन ज्यादा होगी, जितना लीफ एरिया कम होगा उतनी ट्रांसमिशन कम होगी। तो पहला है लीफ एरिया का फैक्टर। दूसरा लीफ स्ट्रक्चर, अगर लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, अगर कोई लीफ है उसके ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट